हेलो दोस्तों नमस्कार जोहार। डीडी पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों का इकोनॉमिक्स का साथी, अर्थशास्त्र का साथी धर्मेंद्र सर। आज हम लोग जेसीईआरटी मॉडल पेपर के साथ क्लास को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जेसीईआरटी जो मॉडल पेपर सेशन 2025-26 जो आया हुआ है उसी के साथ हम लोग क्लास शुरू करेंगे। पहले मेरे बात ध्यान से सुने। जो मॉडल पेपर होती है ये एग्जाम में आपकी सेम सवाल नहीं होती है, लेकिन आपको मॉडल पेपर बनाने से एक फायदा होता है कि एग्जाम की पैटर्न के बारे में पता चलता है, एग्जाम के बारीकियों के बारे में पता चलता है। इसलिए आप लोग नोटबुक लेकर क्लास को देखें और क्लास के साथ बने रहे। तो बिना देर करे शुरू करते हैं मॉडल पेपर। ध्यान दें, आगे हम लोग मॉडल पेपर बनाएंगे 2 या 3 वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें कि पहला जो पार्ट 1 होगा ये हम लोगों का ऑब्जेक्टिव होंगे और दूसरा जो पार्ट 2 होगा ये हम सब्जेक्टिव क्लास को रख के हम लोग आगे क्लास करेंगे। तो देखिए मॉडल पेपर में पहला जो सवाल है ये है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी उत्पादन संभावना वक्र का ढलान क्या होता है, यानी इसका कर्व का जो आकार है वह क्या होती है। तो देखिए कर्व की जो आकार होती है, क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि उत्पादन संभावना वक्र जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कर्व होती है उसकी जो आकार होती है किस प्रकार होती है, प्रकार होती है। इस आकार कैसे होती है, यानी बाएं से दाएं। कैसे होती है आकार, बाएं से दाएं। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अपर साइड टू लोअर साइड, नन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट यानी बाएं से दाएं। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने दिया हुआ है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या शामिल होता है। तो क्लास में पढ़े होंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग छोटे छोटे इकाई, स्मॉल यूनिट, इंडिविजुअल यूनिट के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है, इसमें क्या ऑप्शन दिया हुआ है, इंडिविजुअल यूनिट के बारे में। तो यस, माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल यूनिट इंक्लूड्स होती है, स्मॉल यूनिट होती है, इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन होती है, ऑल ऑफ दीज होती है। क्या होती है, ऑल ऑफ दीज। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होती है क्या, व्यक्तिगत इकाई, छोटी छोटी इकाई, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण और ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ क्या होगा। अगला सवाल। अगला सवाल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, विच आर सेंट्रल प्रॉब्लम एंड इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम एंड इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्या क्या होती है। दोस्तों अर्थव्यवस्था के 3 मौलिक केंद्र समस्या होती है, वो क्या होती है, क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। क्लियर। पहला क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, मतलब क्या उत्पादन किया जाए और कितना उत्पादन किया जाए। दूसरा जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है सेंट्रल इकोनॉमी का क्या होती है कि कैसे उत्पादन किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, और तीसरा जो होती है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था की 3 जो होती है, 3 जो होते हैं मौलिक केंद्र समस्या होती है। ठीक है, और तीनों मौलिक केंद्र समस्या को हम लोग आवंटन की समस्या भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आवंटन की समस्या। और ध्यान दे दोस्तों, जो अर्थव्यवस्था की जो केंद्र समस्या है इसकी जो आधुनिक परिभाषा दिया है, इसमें और 2 समस्या इंक्लूड है। वो क्या है, वह है संसाधन का कुशलतम प्रयोग। वो क्या है, संसाधन का कुशलतम प्रयोग। और अगला क्या है, आर्थिक विकास। और क्या है, आर्थिक विकास। इस प्रकार अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्या कितना हो गई, 5। क्या होगी, 5। क्या क्या, क्या उत्पादन और कितने, क्या उत्पादन करे और कितना उत्पादन करे, कैसे उत्पादन करे और किसके लिए उत्पादन करे, और संसाधन का कुशलतम प्रयोग और आर्थिक विकास। अब जरा ऑप्शन में आके पढ़े, विच आर सेंट्रल प्रॉब्लम एंड इकोनॉमी। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसको हम लोग संसाधन का आवंटन बोलते थे, ये तो होगी ही। उसके बाद क्या, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन का कुशलतम उपयोग, ये भी होगी। और क्या, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, ये भी होगी। इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। अगला सवाल। अगला सवाल क्या है कि जनरली
जनरली एन इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व उदासीनता वक्र, उदासीनता वक्र के बारे में पूछा जा रहा है कि उदासीनता वक्र की जो ग्राफ है वह कैसे होती है। तो आप लोग जानते हैं उदासीनता वक्र की ग्राफ कैसे होती है, ये हो क्या होती है, इंडिफरेंस कर्व। कैसे होती है, ये होती है इंडिफरेंस। इंडिफरेंस कर्व कैसे होती है, मूल बिंदु की ओर उत्तल होती है। क्या होती है, मूल बिंदु की ओर उत्तल। क्लियर, यानी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्लियर। अगला अगला सवाल क्या है, जनरली द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, डिमांड कर्व मांग वक्र की ढलान कैसे होती है। तो आप लोग जानते हैं मांग वक्र की ढलान कैसे होती है। मांग वक्र आप लोग क्लास में पढ़े होंगे कि मांग वक्र की ढलान कैसे होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। कैसे होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। और डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या दिखाता है, नेगेटिव रिलेशनशिप को दिखाता है। किसको दिखाता है, नेगेटिव रिलेशनशिप को दिखाता है। तो क्या हो जाएगा आंसर, जनरली द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज क्या, पॉजिटिव, नहीं होगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्लियर। अगला सवाल, अगला सवाल दिया है, यूटिलिटी इज रिलेटेड टू, यानी उपयोगिता का जो संबंध है किससे होती है। उपयोगिता किसे कहते हैं, उपयोगिता किसी भी गुड्स और सर्विसेज यानी किसी भी वस्तु और सेवाओं के अंदर ऐसा गुण है, ऐसा क्या है, ऐसा क्वालिटी है जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करे, ह्यूमन नीड्स को क्या करे, सेटिस्फाई करे, उससे हम लोग क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, इसका संबंध लाभदायक से है क्या, नहीं है। इसका नैतिकता से है क्या, नहीं है। क्या हो जाएगा, सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, मानव आवश्यकता की संतुष्टि से है, सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स से है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नेसेसरी गुड्स। नेसेसरी गुड्स के बारे में बताया जा रहा है, आवश्यक वस्तु के बारे में पूछा जा रहा है कि इसकी जो मांग की लोच है, आवश्यक वस्तु की, आवश्यक वस्तु उसे कहते हैं जो आप अगर ना ले, जो आप उसका उपयोग ना करें तो आप चले जाएंगे, आपको लेना ही पड़ेगा। जैसे भोजन है कि नहीं, जैसे कपड़ा है कि नहीं, जैसे मेडिसिन, है ना। तो जो आवश्यक वस्तु है इसकी प्राइस बढ़े या घटे, डिमांड में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं, ठीक है ना। कितना भी प्राइस अगर बढ़े तो क्या आप रोटी खाना छोड़ देंगे, नहीं, नहीं ना। तो प्राइस कितना भी बढ़े या प्राइस कितना भी घटे, आप रोटी खाएंगे ही, आप रोटी जितना खाते खाएंगे ही, ठीक है। तो इसके डिमांड में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, यानी बहुत कम परिवर्तन कर सकते हैं, यानी इसकी जो मांग का लोच क्या हो जाएगी, लेस देन, क्या हो जाएगा, इकाई से कम। क्लियर। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने, इन प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन इज ए फंक्शन ऑफ, प्रोडक्शन फंक्शन में उत्पादन फलन में उत्पादन किसका संबंध है। तो उत्पादन फलन में उत्पादन किसका संबंध होता है, उत्पादन के साधन का, किसका, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, है ना। तो उत्पादन जो आउटपुट होती है वो किसी इनपुट के थ्रू से ही ना बनती है, यानी आउटपुट का संबंध किससे होगा, इनपुट से होगा। और इनपुट का मतलब ही होता है क्या, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, है ना। लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब जो होती है ये सब क्या है, इनपुट ही है ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो उसका संबंध किससे हो जाएगा, उत्पादन के साथ। क्लियर। अगला सवाल, अगला सवाल है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंक्लूड इन मनी कॉस्ट, मौद्रिक लागत में क्या शामिल है। ठीक है, मौद्रिक लागत पूछा जा रहा है। अब मौद्रिक लागत का मतलब क्या, अगर हम अगर फैक्ट्री लगाते हैं, मेरा कोई बिजनेस है, उसमें हम अगर किसी लेबर को लगाते हैं, किसी मैकेनिकल को लगाते हैं, तो हमको मनी पेमेंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, मनी पेमेंट करना पड़ता है। अब मनी हमें नगद रूप में या जिसको हम लोग देख सकते हैं या जिसको हम लोग स्पष्ट रूप में पेमेंट करते हैं, वो मौद्रिक लागत का पार्ट होती है। अब मौद्रिक लागत में क्या हो जाएगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो जाएगा, स्पष्ट लागत हो जाएगा। क्लियर। अगला सवाल, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फिक्स्ड कॉस्ट, नॉट फिक्स्ड कॉस्ट कौन सा स्थिर लागत नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, जब आप इंश्योरेंस कराते हैं ये भी तो आपका फिक्स्ड ही होती है इंश्योरेंस, इंटरेस्ट आपको मिलता है बैंक से ये भी फिक्स्ड ही होती है, 3% 4%, या आप बैंक से लोन लेते तो आपका इंटरेस्ट भी फिक्स्ड होता है ना। जो ब्याज होती है वो भी क्या होती है, फिक्स्ड होता है। जो आपका प्रीमियम है यानी बीमा प्रीमियम इंश्योरेंस है ये भी फिक्स्ड होती है।
अगर रेंट कहीं का आप लेते हैं, किसी फैक्ट्री का रेंट है, ये भी तो फिक्स्ड होती है ना, 10,000, 20,000, 50,000 भी फिक्स्ड होती है। लेकिन जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल होती है, कच्चे माल की लागत, ये फिक्स्ड नहीं है, ठीक है ना, ये फिक्स नहीं होती, कभी बढ़ सकती है कभी घट सकती है, ये फिक्स नहीं है। तो वही पूछा जा रहा है, कौन नॉट फिक्स्ड कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कौन सा फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, स्थिर लागत नहीं है, तो कच्चे माल की लागत जो है ये फिक्स्ड लागत नहीं है। अगला सवाल, अगला एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इफ इफ द प्रॉब्लम ऑफ रिमेनिंग सेम द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए गुड इंक्रीज बाय 6% ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स प्राइस ऑफ 5%। इसमें पूछा जा रहा है कि कीमत में 5% वृद्धि के कारण पूर्ति में कितना 6% पूर्ति की 6% मतलब पूर्ति में वृद्धि हो जाती है, तो कीमत की लोच पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, अच्छा पूर्ति की कीमत लोच पूछा जा रहा है। तो पूर्ति का कीमत लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पूछा जा रहा है। और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का क्या फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते हैं कि परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, है ना। तो पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन यानी पूर्ति में परसेंटेज चेंज कितना है, 6% है, आप यहाँ लिखिए 6%। और प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज है, 5% है, आप यहाँ लिखिए 5%। अब इसको कट करेंगे तो आपका आंसर 1.2 आ जाएगा, आ जाएगा 1.2। इस पर का आंसर क्या हो जाएगा, 1। क्लियर, न्यूमेरिकल आते हैं, ध्यान दें, तो इसी रिलेटेड आगे पीछे डेटा आगे पीछे करके जरूर आएंगे एग्जाम में। तो आप लोग जरूर न्यूमेरिकल 4-5 न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व कर ले, ठीक है। आगे अगला सवाल दिया हुआ, इन शॉर्ट रन अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फॉर्म सफर लॉस व्हेन, लॉस कब होती है, अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में फॉर्म की हानि कब होती है। हानि तभी ना होगी दोस्तों जब आपकी खर्च ज़्यादा लग रहा है और आपको प्राइस आपको मूल्य क्या है, कम मिल रहा है। खर्च ज़्यादा है यानी एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है और प्राइस कम है यानी मूल्य कम मिल रहा है, तो अब क्या हो जाएंगे, हानि की स्थिति में रहेंगे, तो इनसे क्या हो जाएगा, है ना। अगला 13 नंबर पूछा जा रहा है, इन द मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई ऑफ ए गुड्स आर रिप्रेजेंटेड रिस्पेक्टिवली डी एंड एस। डी और एस से क्या कर रहा है, डी और एस से प्रदर्शित किया जा रहा है किसको, बाजार की मांग और बाजार की पूर्ति को। तो इसमें पूछा जा रहा है कि मार्केट इक्विलिब्रियम यानी बाजार संतुलन किस स्थिति को दिखाया जा सकता है, दिखाया जा सकता है डिमांड ये हो जाएगा और सप्लाई ये हो जाएगा। जहां पर डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हो जाएगा मार्केट इक्विलिब्रियम हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू एस। क्लियर, अगला सवाल, in the situation of excess of supply the tendency of price of goods is। आप लोग लॉ ऑफ सप्लाई क्लास में जरूर पढ़े होंगे, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहलाता है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहलाता है कि किसी भी गुड्स का प्राइस अगर बढ़ता है तो सप्लाई भी होगी अधिक, किसी का प्राइस अगर घटता है तो सप्लाई भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि देखिए प्राइस अगर बढ़ता है तो सप्लाई भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इस पर यही ना पूछा जा रहा है कि पूर्ति की अधिकता की स्थिति में किसी वस्तु का कीमत यानी प्राइस क्या हो जाएगा, तो प्राइस भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्राइस में भी वृद्धि होगा। क्लियर, अगला सवाल, इन द सिचुएशन ऑफ ए फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ए फॉर्मों का मुक्त और प्रवेश निकास की स्थिति में बाजार मूल्य हमेशा कैसा होता है, बाजार मूल्य हमेशा कैसा होता है। तो आप लोग जानते हैं कि ऐसा मार्केट जहां पर मुक्त प्रवेश और निकास की स्थिति होता है वहां पे क्या हो जाएगा, न्यूनतम सीमांत लागत हो जाएगा, मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा। क्लियर, अगला 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 सवाल दिया है, क्या इस चित्र के बारे में पूछा जा रहा है, ये चित्र किस प्रकार की लोच को बताया जा रहा है, किस प्रकार की लोच को बताया जा रहा है। देखिए किस प्रकार लोच बताया जा रहा है, इसमें क्या डायग्राम क्या बताया जा रहा है, डायग्राम में ही बताया जा रहा है कि प्राइस सेम है, ठीक है, और इसकी जो डिमांड है बढ़ते जा रही है, डिमांड क्या है, बढ़ते जा रही है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या है, बढ़ते जा रही है, सेम है।
और डिमांड क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, यानी डिमांड क्या है, ज़्यादा इलास्टिक है। क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पूरी तरह से लोचदार मांग, है ना। क्या हो जाएगा, पूरी तरह से लोचदार मांग। क्लियर। तो आगे देखिए, एक होती है किसी भी गुड्स में क्या होती है कि प्राइस तो बढ़ते जाती है, प्राइस बढ़ते जाती है, प्राइस बढ़ते जाती है। अगर डिमांड ना बढ़े, अगर ऐसा कंडीशन आ जाए, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड सेम टू सेम रेट, डिमांड नहीं बढ़े, तो ऐसा लोच को क्या बोलेंगे, पूर्णतः बेलोचदार मांग। क्या, कौन सा मांग, पूर्णतः बेलोचदार मांग, परफेक्टली इन इलास्टिक। क्या हो जाएगा, इन इलास्टिक, है ना। तब ये डायग्राम कैसा है, पूर्णतः लोचदार मांग, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्लियर। अब आगे अगला सवाल क्या है, अगला सवाल दिया है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ फॉर्म इन अ मोनोपोली। मोनोपोली में फॉर्म की जो संख्या है कितनी होती है, एकाधिकार में फॉर्म की संख्या कितनी होती है। क्लियर। अगला सवाल 18 नंबर, आप लोग देखिए क्या है, पूछा जा रहा है कि स्थिर पूंजी के उपभोग को क्या कहा जाता है। स्थिर पूंजी का उपभोग को क्या कहा जाता है, डिप्रिसिएशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिप्रिसिएशन कहा जाता है, मूल्यह्रास। क्लियर। अब आप लोग 19 नंबर सवाल को देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि बाजार की जो संरचना है, यानी द मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर आर ओनली टू फॉर्म इज कॉल्ड। बाजार की संरचना में केवल दो फर्म होती है, तो ऐसा मार्केट को कौन सा मार्केट कहते हैं, तो डुओपोली मार्केट कहते हैं। क्या कहते हैं, डुओपोली मार्केट, दो अधिकार बाजार, है ना। अगला सवाल अगला सवाल है कि द्वितीयक क्षेत्र में कौन शामिल है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या इंक्लूड है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या इंक्लूड होती है, सेकेंडरी सेक्टर में आप देखेंगे, प्राइमरी सेक्टर में इससे हम लोग कच्चे माल प्राप्त करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, और टर्सरी सेक्टर जहाँ पे सर्विस रिलेटेड बातें होती है। तो इसमें आप देखिए, इसमें क्या ऑप्शन है आपके सामने, इसमें है मैन्युफैक्चरिंग। क्या है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण। क्लियर। अगला सवाल अगला सवाल है कि मौद्रिक नीति से संबंधित है, मॉनेटरी पॉलिसी इज रिलेटेड। देखिए दोस्तों, देश को चलाने के लिए दो प्रकार की नीति, एक नीति बनती है आरबीआई, जो आरबीआई नीति बनाती है तो हम लोग मौद्रिक नीति कहते हैं, और जो भारत सरकार जो बनाती है उसको हम लोग राजकोष से नीति कहते हैं। ये दोनों नीति विकास करने के लिए बनाई जाती है, ठीक है। तो मौद्रिक नीति जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ये किससे रिलेटेड है, तो मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड है खुली बाजार के परिचालन से, ओपन मार्केट ऑपरेशन। जब आप लोग मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे तो मॉनेटरी पॉलिसी में कौन कौन सा टूल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो आप लोग पढ़ते हैं सीआरआर के बारे में पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ते हैं एसएलआर के बारे में पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन खुली बाजार के परिचालन करते हैं। और आप लोग पढ़ेंगे बैंक रेट के बारे में पढ़ते हैं, और बैंक रेट भी आप लोग बहुत सारे टाइप के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें एक आता है रिपो रेट, एक आता है रिवर्स रिपो रेट, ठीक है, और एक आप लोग पढ़ते हैं एमएसएफ रेट, ठीक है। तो ये सारे रेट मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ते हैं, मौद्रिक नीति में पढ़ते हैं, ठीक है ना। और बाकी जो आप जो देख रहे हैं, टैक्सेशन सिस्टम, लोक ऋण, पब्लिक डेब्ट और सरकारी व्यय, ये सारा का सारा क्या है, राजकोष से नीति से संबंधित है, इसे फिजिकल पॉलिसी से संबंधित है। अगला अगला आपके सामने, तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, खुली बाजार की क्रिया है, ठीक है, इसका ए। आप लोग 22 नंबर सवाल देखिए, 22 नंबर सवाल में बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है आप लोग से कि केंसियन मल्टीप्लायर क्या है, केंसियन मल्टीप्लायर यानी केंसियन गुणांक के बीच संबंध स्थापित होता है। केंसियन गुणांक में का संबंध क्या है, लोग जानेंगे, निवेश और आय के बीच संबंध के बीच होता है, निवेश और आय के बीच होता है, इन्वेस्टमेंट एंड इनकम बीच। केंसियन जो अर्थशास्त्री है ये बताते हैं कि आपकी इनकम बढ़ने पर निवेश ही होगा, ये बताता है निवेश गुणांक, ठीक है ना। तो इसकी जो फॉर्मूला होती है, फॉर्मूला कैसे होती है, के इक्वल टू डेल वाई अपॉन डेल आई, मतलब क्या, इनकम में कितना चेंजेस अपन अपन इन्वेस्टमेंट में कितना चेंजेस, के जो रेशियो है इसको हम लोग केंसियन
मल्टीप्लायर कहते हैं, इसको कैंसिल गुणांक कहते हैं। 22 का क्या हो जाएगा, ए, ठीक है ना। अगला अगला आपके सामने 23 नंबर जो सवाल है, इसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज एन इंटरमीडिएट गुड्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच ऑफ फ्लोइंग गुड्स। जो गेहूं है, गेहूं से क्या क्या बन सकता है, गेहूं जो इंटरमीडिएट गुड्स के रूप में क्या क्या बनाया जा सकता है। अब देखेंगे, चपाती बनाया जा सकता है, फूड बनाया जा सकता है, ब्रेड बनाया जा सकता है, ऑल ऑफ, ठीक है ना, ऑल ऑफ दीज। ठीक, आगे अगला सवाल आपके सामने क्या है, 24 नंबर आप देखेंगे, इसे पूछा जा रहा है द मेन कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। सामूहिक मांग में, सामूहिक मांग यानी कुल मांग का मुख्य घटक है, कुल मांग का मुख्य घटक क्या है। आप लोग जानते हैं कि कुल मांग एडी बराबर क्या हो जाएगा, प्लस आई। आई का मतलब क्या है, ये जो कंजप्शन है, कंजप्शन कैसा कंजप्शन का बात करता है, ये एग्रीगेट कंजप्शन का बात करता है, टोटल कंजप्शन का बात करता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इंडिविजुअल कंजप्शन पब्लिक कंजप्शन नहीं हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन कट जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, निवेश हो जाएगा। क्लियर। अगला अगला सवाल क्या है, 25 नंबर में न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इफ एमपीसी 0.5 है, एमपीसी कितना है 0.5 है, ठीक। इसमें क्या पूछा जा रहा है, और निवेश भी दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है 100 करोड़, आय में वृद्धि बताया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, आप लोग जानते हैं एमपीसी, एमपीसी अगर दिया हुआ है 0.5, तो फार्मूला जानते हैं के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी का वैल्यू दिया है 1/0.5, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.5, इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10, 5 दुगनी 2 आ जाएगा आंसर इसका, के इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। और हम लोग जानते हैं के इक्वल टू डेल वाई अपॉन डेल आई होता है, के का वैल्यू दिया हुआ है, के का वैल्यू कितना दिया है 2 दिया हुआ है, यानी डेल वाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, के टू डेल आई, के का वैल्यू 2 दिया हुआ है, और डेल आई यानी इन्वेस्टमेंट कितना दिया, 100 करोड़ दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 × 100 कितना हो जाएगा 200 करोड़, फिर क्या हो जाएगा 2, है ना। अगला सवाल, अगला सवाल है कि, अगला सवाल में बताया जा रहा है कमी की मांग के लिए, किसके लिए, कमी की मांग के लिए, यानी डिफिसिट डिमांड के लिए कौन सा सही है, कौन सा सही है, डिफिसिट डिमांड के लिए कौन सा सही है। अब देखेंगे कौन सा सही होगा, तो दोनों सही होगा, राजकोष से उपाय भी सही होगा और मौद्रिक उपाय, ये दोनों के कारण क्या है, की मांग सकता है, नहीं दोनों हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों ए और बी। अगला अगला है निम्नलिखित में कौन सा बजट विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त है। विच ऑफ द फ्लोइंग बजट इज मोस्ट सुटेबल फॉर डेवलपिंग, डेवलपिंग इकोनॉमी, जैसे कि भारत, भारत भी क्या है, डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए घाटे का बजट जो होता है, जो डिफिसिट बजट होता है, ये सही होता है। विकासशील देश तभी विकसित हो जाएगा जब आमदनी से ज़्यादा खर्चा करना पड़े, तो कौन सा सुटेबल होता है, घाटे की बजट, ठीक है ना। अगला अगला आप लोग के सामने सवाल है कि रेवेन्यू, अच्छा क्या सवाल है, द एक्सपेंडिचर विच डज नॉट क्रिएट एसेट्स, यानी ऐसा ऐसा रेवेन्यू क्या है, ऐसा खर्च जिसमें कि कोई भी एसेट्स का निर्माण नहीं होता, कोई भी संपत्ति का निर्माण नहीं होता। तो आप देखेंगे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो राजस्व व्यय है, ये सरकार खर्च तो करती है, किसमें खर्च करती है, का वेतन, इसका वेतन देती, टीचर का वेतन देती, कुछ एसेट्स नहीं, ठीक है ना। और एक होता है कैपिटल, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे हॉस्टल बना दिया, सड़क बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, स्कूल बना दिया, ये क्या है, ये एसेट्स बनती है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा जिसमें कोई एसेट्स नहीं बनता है। तो यह सवाल पूछा जा रहा है कि जो वह सरकार के लिए परिसंपत्ति नहीं बनाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, राजकोष, क्या कहते हैं, राजकोष। क्लियर। अगला 29 नंबर सवाल, बजट में इंक्लूड्स है, बजट में क्या इंक्लूड्स है, बजट में आप देखेंगे क्या इंक्लूड्स है,
बजट में क्या शामिल है, तो बजट में सब शामिल है। राजकोष से घाटा शामिल है, रेवेन्यू डिफिसिट, फिजिकल डिफिसिट, मौद्रिक घाटा, प्राइमरी, ऑल ऑफ दिस। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ। फिर क्या हो जाएगा 29 का? ऑल ऑफ दिस। अगला लास्ट सवाल क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन किसे कहते हैं? जिसमें हम लोग दृश्य वस्तु, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं? दृश्य वस्तु, इनविजिबल गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, उसको हम लोग इसमें शामिल करते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड में शामिल करते हैं। में क्या शामिल होती है? व्यापार संतुलन में क्या शामिल होती है? तो आप देखेंगे दृश्य वस्तु का निर्यात और दृश्य वस्तु का आयात, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम बैलेंस ऑफ ट्रेड में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 30 का ए हो। तो दोस्तों हमने 30 का 30 ऑब्जेक्टिव सवाल करा दिया। अब आगे आगे जो आप लोगों का सब्जेक्टिव बच जाता है, यानी जो 2 मार्क्स का 6 सवाल और 3 मार्क्स का 6 सवाल और 5 मार्क्स का 4 सवाल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन ढंग से कर लेंगे पीपीटी के माध्यम से। तो डीडी पाठशाला में आप सभी लोगों का फिर से एक स्वागत है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, पढ़ते रहिए।